सोनम की शादी को बस 3 साल ही हुए थे, मगर वो बेचारी शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उसका पति अर्जुन फौज में था और वो अपने देश के लिए शहीद हो गया था। बेचारी सोनम की जिंदगी तो बेरंग हो गई थी। खामोश मिजाज सोनम पति के मरने के बाद अपने मायके भी नहीं गई। बोली, अब यही मेरा घर है और मेरे सास ससुर ही मेरे माता पिता हैं। उसके सास ससुर भी उसको अपनी बेटी की तरह समझते थे और वो चाहते थे कि सोनम की शादी कर दें, मगर सोनम दूसरी शादी को राज़ी नहीं हुई। कहती है कि मैं अपनी पति की यादों के सहारे ही जी लूँगी। मम्मी पापा बस आप साथ देते रहना। उसकी इन बातों के आगे उसके सास-ससुर कुछ नहीं बोल पाते थे, मगर उसकी बेरंग ज़िंदगी को देखकर बहुत दुखी होते थे। सोनम की जेठानी चाहती थी कि सोनम या तो अपने मायके चली जाए या फिर दूसरी शादी कर ले। वो उसकी फ़िक्र में नहीं, बल्कि वो चाहती थी कि पूरा घर उसके नाम हो जाएगा और सारी जायदाद भी। बातों ही बातों में वो अपनी देवरानी को तंज मारती रहती थी, मगर सोनम उनको कोई जवाब नहीं देती थी। सोनम की जेठानी राधा मन ही मन योजनाएं बनाती थी कि बस किसी तरह से ये इस घर से चली जाए। इस बार होली को बस 2 दिन ही रह गए थे। घर में होली की तैयारियां हो रही थी। सबने नए नए कपड़े बनवाए, मगर सोनम बेचारी हर बार की तरह होली पर कपड़े नहीं बनाती थी। उसकी सास बहुत कहती थी, मगर वो नहीं बनाती। अगले दिन होली थी कि रात का समय था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सोनम की सास ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने देखा उनका भतीजा सौरभ सामने खड़ा है। सौरभ को देखकर वो चौंक गईं और बोलीं, इतनी रात में अचानक कैसे आना हुआ? अरे बुआ जी, परसों सुबह मेरा एग्ज़ाम है और मेरा सेंटर यहीं पड़ा है, इसलिए एक दिन पहले आ गया। कल होली है, आने जाने की दिक्कत होती। वैसे भी 5 घंटे का सफ़र है। अच्छा किया बेटा तुम आ गए। चलो अंदर आ जाओ। हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ। सोनम बेटा, सौरभ के लिए खाना ले आओ। जी मम्मी जी कहकर सोनम किचन में रोटियां सेकने चली जाती है। सोनम डाइनिंग पर खाना लगा देती है। राधा, उसके पति, सास ससुर सब बैठ जाते हैं। राधा सोनम गरम गरम रोटियां सेक कर लाती है। जब वो किचन में गई तो सौरभ कहता है कि बुआ जी, सोनम भाभी को देखकर बहुत तरस आता है। आप इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती? अरे बेटा, हमने तो बहुत कहा, मगर वो मानती ही नहीं। और अच्छा लड़का भी मिलना तो कितना मुश्किल है। भी एक विधवा के लिए हम भी उसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। इधर राधा सामने बैठी हुई मन ही मन सोचती है कि उसको बहुत फिक्र हो रही है। इसकी क्या बात है? इसकी नीयत तो ठीक है ना? अरे राधा भाभी, क्या सोच रही हैं आप? पानी दे दीजिए। हाँ हाँ देवर जी, लीजिए। मैं बस कुछ नहीं, वो नींद आ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग सो जाइए। जाओ सोनम, सौरभ के कमरे में चादर रख दो और पानी का जग भी रख देना। जी मम्मी जी कहकर सोनम चली जाती है। पीछे से सौरभ आता है। भाभी, आप अपना जीवन क्यों खराब कर रही हैं? एक समय आता है जब एक जीवन साथी की बहुत ज़रूरत होती है। अभी आपकी उम्र ही क्या है? आप शादी के लिए राज़ी क्यों नहीं होती? भैया तो अब इस दुनिया में नहीं है, कैसे कटेगा आपका जीवन? सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमरे से चली जाती है। बाहर राधा खड़ी होती है। भाभी, आप क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, वो सौरभ से कुछ पूछना था। सोनम अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन होली होती है। सुबह-सुबह सब लोग एक दूसरे के रंग लगा रहे होते हैं। सौरभ बहुत ही शैतान है। वो बच्चों के साथ सब घर वालों के रंग लगाता है। राधा भाभी को तो पूरे रंग में डुबो देता है। सब हंसने लगते हैं। सौरभ के आने से इस बार घर में होली की खुशियां बढ़ गई थीं। कमरे में से जब सोनम निकलती है तो सौरभ उनके ऊपर भी रंग डाल देता है। सोनम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अपने पति की मृत्यु के बाद
पहली बार उसको किसी ने रंग लगाया था। अरे सॉरी भाभी, मैंने देखा नहीं। सोनम की सास, अरे कोई बात नहीं सौरभ, आज होली है, आज कोई बुरा नहीं मानेगा। सोनम की मुस्कुराहट राधा को खटक रही थी। वो एकदम से बोल पड़ी कि विधवा के रंग क्यों लगाया? इसकी दुनिया तो बेरंग है, पाप होगा इसको रंग लगाना। सौरभ, ऐसा किसने कहा है और कहाँ लिखा है ऐसा? ये सब औरतों की बेकार की बातें हैं। एक तो इंसान दुखी है, ऊपर से आप जैसे लोगों की वजह से और दुखी हो जाता है। बेचारी सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमरे में चली जाती है। अब राधा को लग रहा था कि सोनम और सौरभ के बीच कुछ चल रहा है। वो तो चाहती ही थी सोनम को किसी तरह बदनाम करना। बाहर आंगन में होली मिलन समारोह रखा जाता है, हर साल की तरह। इस बार भी आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार सब होली खेलने आते हैं। बाहर डीजे पर सब नाच रहे होते हैं और भांग भी पी रहे होते हैं। रंग गुलाल पिचकारी से होली खेलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। सोनम अपने कमरे में होती है। राधा सोनम के कमरे में जाती है और माफ़ी मांगती है। कहती है ये शरबत पी लो, आओ बाहर चलते हैं। आंगन में बहुत अच्छा लग रहा है, सब होली के गानों पर नाच रहे हैं। आप चलिए भाभी, मैं आ रही हूँ। सोनम वो शरबत पी लेती है, उसमें राधा ने भांग मिला रखी होती है। वो बाहर आती है, भांग का नशा उस पर चढ़ जाता है। सौरभ भी होली के गानों पर नाच रहा होता है। राधा जैसे ही बाहर आंगन में जाती है, गानों पर वो भी नाचने लगती है और सबके रंग लगाती है। ये देखकर आस पड़ोस के लोग दंग रह जाते हैं। इसे क्या हुआ? ये कैसे नाच रही है, रंग खेल रही है, इसे शर्म नहीं आती है? सोनम की सास सोनम को अंदर ले जाती हैं। वो अपनी मम्मी से बहकी बहकी बातें करती है। वो समझ जाती है कि इसे किसी ने भांग दी है। शाम को जब सोनम होश में आती है, तब राधा सबके सामने उससे कहती है कि हम लोगों की नाक ही कटवानी थी तो कहीं और जाकर कर लेती। कैसे सौरभ के साथ चिपक चिपक कर नाच रही थी, तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? सोनम रोने लगती है, मगर उसकी सास सब समझ जाती हैं कि ये सब राधा का करा धरा है। राधा कहती है तुम्हारे और सौरभ के बीच क्या चल रहा है? ये सुनकर सोनम रोने लगती है। सोनम की सास राधा के सामने आकर उसके गाल पर तमाचा जड़ देती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में एक शब्द बोलने की? सौरभ भी राधा से कहता है कि कितनी गिरी हुई मानसिकता की हैं आप, लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं था। नहीं तो मैं सोनम को अपनी भाभी मानता था और भाभी का स्थान क्या होता है तुम नहीं समझोगी। लेकिन अब मैं सोनम से कहना चाहता हूँ कि सोनम, मैं तुमसे शादी करूँगा। और वो सोनम की मांग में सिंदूर भरने जाता है। सोनम भी सिर झुका लेती है। सोनम राधा से, आप मुझे इस घर से निकालना चाह रही थी, ये आपकी भूल है। मैं हमेशा यहीं रहूँगी, इसी घर में, सौरभ जी के साथ।